नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। किसान संगठन का आज पंजाब सरकार के मंत्री और विधायकों के आवासों के घेराव का कार्यक्रम। एमएसपी की गारंटी समेत शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा केंद्र के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और निर्मला सीतारमण ने स्वागत किया। रिजिजू ने कहा, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक। भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड में बचाव अभियान जारी। म्यांमार में मृतकों का आंकड़ा 1700 के पार। भारत म्यांमार की मदद के लिए चला रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करने पर बमबारी की दी धमकी। सबसे पहले खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन चला रहे किसान मजदूर मोर्चा यानी कि केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा आज सीएम भगवंत मान समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। किसानों द्वारा जहां जहां प्रदर्शन किया जाएगा वह स्थान भी तय कर लिया गया है। 17 जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। किसानों का कहना है कि प्रदर्शन की जगह भी बढ़ सकती है। ऐसे में पुलिस के लिए किसानों को रोकना चुनौती होगी। जानकारी के अनुसार अमृतसर जिले में 2 जगहों पर किसान प्रदर्शन करेंगे। दरअसल पंजाब की आप सरकार ने जिस तरह 19 मार्च को बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों और उनके तंबुओं को जबरन हटाया था, उसके बाद से किसान और भी आंदोलित हैं। किसान अपने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। 19 मार्च को 7वें दौर की बातचीत के बाद पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल, सरवन सिंह पंधेर समेत कई अन्य किसान नेताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया। इसके बाद दोनों बॉर्डर खाली करवा दिए गए। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किए जाने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अनुरोध का स्वागत किया है। दरअसल काउंसिल ने एक लेटर जारी करके वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समर्थन देते हुए केरल के सांसदों से आग्रह किया है कि जब विधेयक चर्चा के लिए पेश किया जाए तो वो इसके पक्ष में मतदान करें। संसदीय कार्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल केसीबीसी द्वारा केरल के सभी सांसदों से एक मंत्री और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के अनुरोध का स्वागत करता हूं। राजनीति में शामिल लोगों का यह कर्तव्य है कि वे हमारे लोगों की समस्याओं और चुनौतियों का ध्यान रखें और उनका समाधान करें। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही तर्क दिया कि केरल के मुनंबम में सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं और अपनी संपत्तियों और घरों की सुरक्षा के लिए समाधान की तलाश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोलने के लिए फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है और ऐसा करना जारी भी रखेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल के सभी सांसद सभी लोगों के हितों में इस विधेयक का समर्थन करेंगे और तुच्छ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल केसीबीसी द्वारा उठाया गया यह एक स्वागत योग्य कदम है। उनका आह्वान मौजूदा वक्फ अधिनियम में उन धाराओं में संशोधन करने का है जो अनुचित और संविधान विरोधी हैं। केरल के कैथोलिक बिशपों ने केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। उधर केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में उन्होंने मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का भी जिक्र किया जो सालों से वक्फ से अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए आंदोलनरत है। The Kerala Catholic Bishops Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. And this is an issue for which they have been agitating for months and years. And it is time that the MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. The Waqf Amendment Bill, as we know, is not against any community. It is about aligning a law to the constitutional values of India. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम मुंबई पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगी। आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में रविवार को 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश से मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के अभियान में जुटी हुई है। सरेंडर करने वाले 50 नक्सलियों में से 14 पर 68 लाख रुपए का इनाम है। ये नक्सली अलग अलग वारदातों में शामिल रहे हैं। हाल ही में बीजापुर और सुकमा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने पुनर्वास नीति भी बनाई है ताकि वे हिंसा की राह छोड़कर शांति और विकास की राह चुने। बीजापुर एसपी कार्यालय में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहित राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक भी दिया गया। अकेले बीजापुर जिले में अब तक 100 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति पसंद आ रही है। 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमकाल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल की प्रशंसा की है। पूनावाला ने कहा कि जिस कांग्रेस ने कोरोना काल में वैक्सीन पर सियासत की थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश के सभी मामलों में कांग्रेस ने हमेशा से सियासत को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस देश हित पर नहीं बल्कि दल हित पर विश्वास करती है। आइए अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी हो, चाहे वो वैक्सीन जैसी चीज हो, इसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीति को प्राथमिकता दी है। आपको याद होगा कि कोविड के जमाने में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वैक्सीन के प्रति नकारात्मक भाव क्रिएट कर रही थी, लोगों को डरा रही थी कोवैक्सीन के खिलाफ। आज उन्हीं के पार्टी के सदस्य शशि थरूर वैक्सीन डिप्लोमेसी की प्रशंसा कर रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी असहिष्णु होते हुए डॉक्टर थरूर पर कार्रवाई नहीं करेगी, परंतु राहुल गांधी तो अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि मोदी से लड़ते लड़ते वो इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं।
और आइए अब बात त्योहारों की। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। ये त्योहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। साथ ही साथ ये त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। आप ये तस्वीरें देखें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की देश के अलग अलग कोनों में आज मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई है और जिसके बाद ईद उल फितर मनाई जा रही है। रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है ये ईद, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस विशेष त्यौहार की शुरुआत सुबह की नमाज के साथ होती है, जिसमें हज़ारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। देश भर से ईद पर ये खास तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आती हुई, जो ये प्रतीक है भाईचारे का, सद्भाव का, सौहार्द का, एकता का। यूपी के संभल जैसे संवेदनशील इलाके में आज सुबह विशेष नमाज अदा की गई। यहां जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं अयोध्या में पुलिस अधिकारी लगातार सभी जिलों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह त्योहार शांति व्यवस्था के साथ संपन्न हो। पुलिस का कहना है कि नवरात्र का भी पर्व चल रहा है, इसलिए लगातार सभी के संपर्क में है और भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बात प्रयागराज और कानपुर की हो तो यहाँ पर भी बाकी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पहरेदारी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी कोने कोने पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा नवरात्र है और दूसरी तरफ पूरे देश भर में आज ईद का उत्साह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई। ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है, साथ ही करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश भी देता है। मैं कामना करती हूँ कि ये पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए, साथ ही सबके दिलों में नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ने के जज्बे को मजबूत भी बनाए। उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ईद उल फितर के शुभ अवसर पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। ईद हमें अपने सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली शक्ति की याद दिलाती है। इस पवित्र दिन का सार केवल उत्सव मनाने से कहीं बढ़कर है। ये एकता, करुणा और आपसी सम्मान के संवैधानिक आदर्शों को दर्शाता है, जो हमारे विविध लोकतंत्र की आधारशिला भी है। ईद की भावना हमें उन मूल्यों के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करे, जो हमारे आगे के मार्ग को रोशन करते हैं और हमें एक उल्लेखनीय राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ईद उल फितर की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। सभी को ईद मुबारक। और इन सबके बीच मुरादाबाद से ईद के दौरान हंगामा देखने को मिला है। ईदगाह में नमाज के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मुरादाबाद में ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों की पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। इसके बाद नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। ईदगाह मैदान के बाहर काफी देर तक हंगामे जैसे हालात बने रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। समस्त स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ में और सभी मौजूद नागरिकों के साथ में सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था। और कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह।
वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद की मुबारकबाद दी है और अपील की है कि ये मीठी ईद है तो इस ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक और हर कोने में पूरे जश्न के साथ, जुनून और जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है और ये मीठी ईद है, इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी चैत्र नवरात्रि की, जहां मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना हो रही है। देखेंगे कि मंदिरों में किस तरीके से माहौल भक्ति में है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। आइए पहले आपको दिखाते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के नज़ारे, जो रोशनी से इस समय सराबोर है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही लंबी कतारों में खड़े रहे हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से माता का भवन गुंजायमान हो रहा है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर, जहां स्थित है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ भी सुबह की आरती की गई है। भक्तों का तांता यहाँ भी लगा रहा, तालियां बजती रहीं और मां के जयकारे लगते रहे। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, ज्ञान और वैराग्य की देवी है। मां ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। आइए जानते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। चैत्र नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक सुअवसर होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये देवी पार्वती की अत्यधिक तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। इनके पूजन से व्यक्ति को बुद्धि का वरदान मिलता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मातृप्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को माँ कहते हैं हम, पशु नहीं गऊ को माँ कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को माँ कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं हम। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए है उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें माँ शब्द आता है, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर ये दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं, और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, तुमेव माताश्च पिता, तुम्हें बाकी सब बाद में, पहले माँ का रिश्ता बनाया है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये स्वरूप साधना, भक्ति और आत्म संयम का अद्वितीय प्रतीक है। वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका आभा मंडल भक्तों को शांति और समर्पण का अनुभव कराता है। दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात हाथों में अक्षमाला
और कमंडल धारण करने वाली हे देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर कृपा करें। भक्तगण इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, जिससे जीवन में मधुरता और सकारात्मकता आती है। आदि शक्ति या महादेवी माँ दुर्गा को सनातन निराकार परब्रह्म ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। विश्व जननी कल्याणी ललिता राजराजेश्वरी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा जी की उपासना का ये दिव्य पर्व है नवरात्र। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीय यानी कि 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जहां समय मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर घोषित किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे और श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम हैं। प्रति वर्ष लगभग अक्टूबर से नवंबर के आसपास 6 महीनों के लिए इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और अप्रैल मई के दौरान गर्मियों में खुलते हैं। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में समाप्त होती है। वोडाफोन आइडिया ने नियामक फाइलिंग में बताया कि सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.99% करने पर सहमति जताई है। ये कदम बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारियों के एवज में किया गया उठाया कदम है। इसके तहत सरकार वोडाफोन के 36,950 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर अधिग्रहण करेगी। वर्तमान में कर से जूझ रही वोडाफोन आइडिया में सरकार की 22.6% हिस्सेदारी है। इस नए अधिग्रहण के बाद वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। वोडाफोन आइडिया अब अगले 30 दिनों में 36,950 करोड़ को नए शेयर जारी करेगी। दूरसंचार मंत्रालय ने सितंबर 2021 में घोषित दूरसंचार क्षेत्र के सुधार और समर्थन पैकेज के तहत बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारियों को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने 29 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किया था। प्रमोटर्स कंपनी का परिचालन नियंत्रण बनाए रखेंगे। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने ईरान पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान पर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता न करने पर बमबारी और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखकर ईरान से एक नया परमाणु समझौता करने को कहा था। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति मसूद ने जोर दिया कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है। इसके साथ ही तेहरान ने ट्रंप की चेतावनी को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने समझौता करने या सैन्य परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया था। पश्चिमी ताकतें ईरान पर आरोप लगाती हैं कि ईरान यूरेनियम को विखंडनीय शुद्धता के उच्च स्तर पर समृद्ध करके परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के लिए गुप्त एजेंडा चला रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी मिशन ओलंपिक के बैनर तले आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2025 का समापन नई दिल्ली स्थित किंग्सवे कैंप के न्यू पुलिस लाइंस खेल मैदान में भव्य समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि ओलंपिक रजत पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रवि कुमार दहिया और अर्जुन पुरस्कार विजेता सरिता मोर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी सहित विविध खेल स्पर्धाएं शामिल थी। इस प्रतियोगिता में कुल 138 पदक प्रदान किए गए, जिसमें PFWS के एथलीटों को 47 पदक हासिल किए गए, जिनमें 17 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ साथ कई टीम ट्रॉफी शामिल हैं। मैं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी प्रतिभागियों, PFWS की पूरी टीम, वेलफेयर यूनिट्स के सारे ऑफिसर्स और कर्मी, आर्म पुलिस के सारे ऑफिसर्स और कर्मी, आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
कि आने वाले समय में आपके जितने आयोजन हो, इवेंट्स हो, सब बहुत अच्छे और सफल हों। PFWS जो है, हमारे जो वार्ड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें जो प्रतिभा हैं, तो उनको हम अभी से ही तराश कर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। जिसमें भी टैलेंट है वो अपनी सही जगह पे पहुंचे, यही हमारी कोशिश है, यही हमारे कोचेज़ हैं, उनकी भी यही कोशिश है। बहुत पहले के मुकाबले आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टेडियम जो नए बन रहे हैं, और सरकार का भी काफ़ी ध्यान है कि आप खेलों के और 2036 ओलंपिक हम होस्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, और मैं सबको मैं बोलता भी हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से 100% हर चीज़ देने के लिए तैयार है अब। तो इसमें अब खिलाड़ियों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और आप देखो कि 2036 हम होस्ट करेंगे, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हम टॉप 5 में तो कम से कम आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DG न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।